हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, इसमें एक प्रश्न है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक विकल्प सही है, जिन्हें हमें छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वर्गीकरण आवश्यक होता है। विकल्प है, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु या सभी हेतु। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सभी हेतु, यानी कि जो वर्गीकरण है वो सभी हेतु, यानी कि जब हम वस्तु को व्यवस्थित रखते हैं तभी वर्गीकरण आवश्यक होता है, और पदार्थों एवं वस्तुओं के गुणों को आसानी से समझने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं। और जो विद्यालय का पुस्तकालय होता है उसमें भी हम वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं। तो सभी हेतु वर्गीकरण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। विकल्प है, ठोस में, गैस में, किसी में भी नहीं, जल वाष्प में। तो देखिए दोस्तों, जब हम द्रव को गर्म करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं पानी। जब हम पानी को गर्म करेंगे तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने ये पाठ को पढ़ा होगा तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम द्रव को गर्म करते हैं, यानी कि जो द्रव के अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं, यानी कि जब हम ऊष्मा देते हैं, तो उसके जो अणु होते हैं वो और दूर दूर हो जाते हैं। यानी कि अगर और दूर दूर अणु हुए तो वो किस में परिवर्तित होगा? गैस में। यानी कि जब हम गर्म करेंगे, गर्म करते रहेंगे तो वो यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा जो द्रव रहेगा। यानी कि जो किसी हम अगर द्रव को गर्म करते हैं तो किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। अगला प्रश्न है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, विकल्प है, उसकी तल में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। इसका सही विकल्प हो जाएगा उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। जैसा कि हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती को जब हम एक बंद कमरे में जलाएंगे तो उसका जो सुगंध रहेगा वो पूरे कमरे में फैलेगा, ना कि तली में बैठेगा और ना ही ऊपरी हिस्से में रहेगा और ना ही उसे खाली करेगा, बल्कि क्या होगा, वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की निर्माण इकाई है। दिया है विकल्प परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही विकल्प हो जाएगा परमाणु। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न है, ठोस का आकार होता है। तो जो ठोस का आकार होता है क्या होता है? निश्चित होता है। और इसका जो आयतन होता है वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कि अगर पूछेगा कि ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है, तो निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। अगला प्रश्न, अगरबत्ती की सुगंध गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। तो किस गुण के कारण कमरे में फैलती है? गैसीय, यानी कि वो गैस की अवस्था में रहती है इसलिए पूरे कमरे में फैल जाती है। तो यहाँ पर भरा जाएगा गैसीय गुण के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में घुल जाता है। यहाँ पर भरा जाएगा नमक। आगे, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण अणु है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न 3 नंबर, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न है, यानी कि इसमें कह रहा है कि अधोलिखित, यानी कि आधा लिखा हुआ है। ये बता दी है कि 3 अवस्था होता है, यानी कि आधा है, और कौन कौन से होता है उसे हमें पूरा करना है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न हैं, ठोस, द्रव, गैस।
पहला क्या है, ठोस है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अगला प्रश्न है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर पूछेगा कि ठोस का आयतन और आकृति कैसा होता है तो निश्चित होता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि जैसा उसका लक्षण रहेगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि हमें द्रव, ठोस और गैस में वर्गीकरण करना है, तो हम ले लेंगे जैसे जल, और गैस में ले लेंगे ऑक्सीजन, और ले लेंगे इसमें ठोस में लोहा। तो वर्गीकरण करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठोस में लोहा को लेंगे और गैस में ऑक्सीजन को लेंगे, और इसमें लेंगे क्या हो जाएगा, इसमें हमारा द्रव में हम जल को ले लेंगे। ऐसे हम उसके लक्षणों पर इसको हम व्यवस्थित करेंगे। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पारभासी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। अगला प्रश्न है कारण बताइए। प्रश्न है द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि हमें बताना है इसका कारण क्या है, क्यों द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। यानी कि इसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत कम लगता है, इसलिए इनका जो आकृति होता है वो निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भी भार होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हम 2 गिलास ले लेंगे, एक में पानी रहेगा यानी कि जल से भरा गिलास रहेगा और एक खाली गिलास रहेगा। तो जो जल से भरा गिलास रहेगा और जो खाली गिलास रहेगा, एक गिलास में जल भरा है और एक खाली गिलास है, तो खाली गिलास है तो उसमें तो गैस अवश्य भरेगा, क्योंकि कोई भी हम वस्तु अगर खाली रखेंगे तो उसमें गैस तो होगा ही। तो क्या होगा कि जल की अपेक्षा जो गैस का होता है भार वो नगण्य होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। इसलिए जल की अपेक्षा जो जल होता है, गिलास जिसमें भरा गिलास में जल भरा होता है वो भारी होता है, और जिसमें गैस होता है यानी कि जो खाली गिलास रहता है वो हल्का रहता है। यानी कि हल्के खाली गिलास की अपेक्षा भरी हुई गिलास ज़्यादा भारी होती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो हमने यहाँ पर प्रयोग लिखा है कि जैसा कि हम एक गुब्बारा ले लेंगे, उसमें फूंक मारकर हवा भरेंगे, हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है, इसलिए स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। अगला प्रश्न है ख नंबर, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जब हम ताप में यानी कि किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि मेन इसमें पॉइंट क्या है, ताप में। यानी कि अगर हम
किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करेंगे तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है कि बर्फ़ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, ठोस द्रव गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होती है, जैसा कि उदाहरण के लिए हो गया कांच। अगला प्रश्न है यानी कि द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी कि जो द्रव के अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा इनके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनका आयतन निश्चित होता है, यानी कि आकृति निश्चित नहीं रहेगी और आयतन निश्चित रहेगा। उदाहरण के लिए जल। देखिए दोस्तों, आप आकृति और आयतन में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि आकृति वो होता है, यानी कि जैसा कि हम पतीला में पानी रखेंगे तो पतीले का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। आयतन मतलब होता है भार, यानी कि अगर हम 1 लीटर पानी लिए हैं तो अगर हम उसे पतीला में रखेंगे तब भी वो 1 ही लीटर रहेगा, अगर वो बाल्टी में रखेंगे तभी भी वो 1 ही लीटर रहेगा। इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। आगे है गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि जो गैस के पदार्थ होते हैं वो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं, यानी कि नगण्य के बराबर होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कठोर में लोहा, लकड़ी, कांच और मुलायम में रबड़ की गेंद, स्पंज और ऊन। अगला प्रश्न है चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं की अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि चुंबक सबसे पहले तो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है, यानी कि अपनी ओर खींचता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य वस्तुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि सबसे पहले तो सभी बच्चों को पता होगा कि जो चुंबक होता है वो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेता है और लोहे के अतिरिक्त, यानी कि लोहे के अलावा भी वो चुंबक, निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से भी वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। तो ये आप अपनी किताब से करिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की पहचान इसकी आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थों की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।